तो राज्य व्यवस्था में आज का हम लोग का अध्याय है देसी रियासतों का भारत में विलय। ठीक है। और इसके बाद हम लोग संघ और उसका राज्य क्षेत्र भी करेंगे, और तीसरा राज्यों का पुनर्गठन, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। तो देसी रियासतों का भारत में विलय 2-3 लाइन है लुसेंट में, तो इसे देख लेते हैं। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। याद रखेंगे, रियासती मंत्रालय बनाया गया, और किन के नेतृत्व में? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसमें क्या था कि जो 3 उस समय के जो रियासत थे, ठीक है, उनको भारत में मिलाया गया। तो इसमें क्या था कि जूनागढ़ जो रियासत था उसको जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से देसी रियासतों जो भारत से अलग थे उनको मिलाया गया। नोट में देखिए, तो देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो बस यही 2-3 लाइन था देसी रियासतों का भारत में विलय। अब हम आगे, अगला अध्याय है 7वां अध्याय, वह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत राज्यों का संघ है, जिसमें संप्रति अर्थात जो प्रांत हैं वो 28 हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के पश्चात जो है, पहले 9 थी, देखिए पहले तो 7 ही थी, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि तेलंगाना के सृजित होने के बाद इसकी संख्या 29 हो गई। ठीक है। तेलंगाना के सृजित होने के बाद 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर जम्मू कश्मीर का विघटन हो गया। तो जम्मू कश्मीर के विघटन के पश्चात यह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया। तो राज्यों की संख्या 28 हो गई, और जो क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यह 9 हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों का विलय हो गया। विलय होने के बाद जो संख्या पहले 9 थी तो 8 हो गई। तो आज भी हम लोग जानते हैं कि प्रांतों की संख्या कुल 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। और बता दें आपको कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के जो विलय के पश्चात जो राजधानी बनाई गई है वह दमन है। ठीक है, याद रखेंगे, दमन राजधानी है। अनुच्छेद 1 देखें तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 में क्या है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ठीक है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्रों में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 3 देखें, नहीं ये अनुच्छेद 1 में ही था, ये ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 1 में 3 बातें थी कि भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो ये 3 बातें थी जो अनुच्छेद 1 में समाहित है। अनुच्छेद 2 में देखें तो भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान करती है। तो याद रखें, अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों के प्रवेश की बात करती है, नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना। और 3 में क्या है, 3 में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है। तो ये अनुच्छेद में दिया गया है। हम फिर से अनुच्छेद 1, 2 और 3 देखें तो देखिए अनुच्छेद 1 में क्या दिया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो अनुसूची पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, और भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति। 3 में क्या है
कि सीमाओं या नामों के परिवर्तन जो है वो संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो इस प्रकार से संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने देखा, जो पहले भाग में है। ठीक है, संविधान के पहले भाग में। अब अगला अध्याय है 8वां अध्याय, राज्यों का पुनर्गठन। और ये थोड़ा सा बड़ा अध्याय है, तो इसे हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको याद ही कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। ठीक है, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। ध्यान रखिएगा कि भाषा के आधार पर राज्य जो है मांग कर रहे थे, कुछ राज्य थे जो मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर उनको अलग एक राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही थी। हालांकि इसके लिए क्या किया गया कि राजेंद्र प्रसाद जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जो है, उनका नाम था एस.के. धर, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, उनकी नियुक्ति हुई। इस आयोग ने भाषा के आधार पर जो राज्य पुनर्गठन की मांग जो चल रही थी उसका विरोध किया। ठीक है, विरोध किया गया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। यह जो कमेटी है, एस.के. धर कमेटी, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भाषा के आधार पर कोई राज्य अलग हो। उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण को तवज्जो दिया, या यूं कहे कि प्रशासनिक दृष्टिकोण को आधार बनाया किसी भी राज्य के गठन होने के लिए। इसके बाद क्या था, विरोध और हुआ। फिर क्या था कि धर आयोग जो है, धर आयोग जो एस.के. धर की अध्यक्षता में बनी थी यह कमीशन, तो धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, की एक समिति का गठन किया। देख लीजिए कि पहले क्या था, एस.के. धर आयोग आया और उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की निंदा, मतलब ये कहे कि समर्थन नहीं किया। विरोध तो और हो रहा था, लेकिन क्या था कि फिर इसकी जांच करने के लिए कांग्रेस की जो कार्य समिति है, ठीक है, अपने स्तर से जो कार्य समिति बनाई गई, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में JVP समिति भी कहते हैं, इस समिति गठित किया। और इस समिति ने भी एस.के. धर जो आयोग था उसकी मांग को स्वीकार किया, बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वह सही नहीं है, प्रशासनिक आधार ही सही है। तो JVP जो समिति थी उन्होंने भी एस.के. धर जो आयोग है उसको समर्थन प्रदान किया। तो फिर आगे क्या हुआ, आगे था कि मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने, वहाँ मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषी थे, पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि 58 दिन तक आमरण अनशन जो है उन्होंने किया और 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई। ठीक है, 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद। तो श्री रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953 को, याद रखेंगे, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। ठीक है, यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? करनूल थी। ठीक है, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल थी। अब क्या हुआ, जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष जो है फजल अली थे। इनके अन्य जो सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार K.M. पनिक्कड़। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इसके अन्य सदस्य कहें तो हृदयनाथ कुंजरू और K.M. पनिक्कड़, या नाम जरूर याद रखेंगे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जो अध्यक्षता किए उनका नाम फजल अली था
और सदस्य की बात करें तो हृदयनाथ कुंजरू और पणिक्कर, के एम पणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। ठीक है, इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर ही कुल मिलाकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है कब गठित हुआ था? यह 1953 में गठित हुआ था। और हाँ, तो ये आगे बढ़ते हैं। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और कराईकल को भारत को सौंप दिया। याद रखेंगे, नवंबर 1954 को। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। यानी कि पुदुचेरी जो हम लोग जानते हैं वह गठित हुआ 28 मई 1956 को हस्ताक्षर होने के पश्चात। ये इसमें 4 बस्तियां जो है सम्मिलित थी। पांडिचेरी, जो आज हम लोग पुदुचेरी कहते हैं, पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और कराईकल। ठीक है, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 गुड, हाँ, तो 18 क्या था कि 28 मई 1956 को याद रखेंगे, ये डेट 28 मई 1956 पांडिचेरी के विलय पर हस्ताक्षर हुआ। और भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उनकी जो बस्तियां थी गोवा, दमन, दीव, उस पर पूर्ण अधिकार कर लिया। और 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करने के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया। ठीक है, तो 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा और दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का हिस्सा बना दिया। तो ये था गोवा मुक्ति दिवस 18 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। फिर इसके बाद वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें इस संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद की बात कर ले तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद का क्या है कि वह केंद्र राज्य संबंधों की जो संघात्मक व्यवस्था है भारत की, उसे मजबूत करने में सहायता करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब हम लोग देखें, क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये सांविधिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। आप याद रखेंगे, सांविधिक है। ठीक है, सांविधिक है किंतु ये संवैधानिक नहीं है। संविधान में इसका प्रावधान नहीं है क्षेत्रीय परिषद का। ठीक है, तो अब इन परिषद के जो क्या बोलते हैं ब्रांचेज हैं वह क्या है, देखें तो इसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय परिषद है। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य संबंधित है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। याद रखें, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद में देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, या यूँ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में देखें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, और 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, ये सभी शामिल है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। पश्चिमी 7 सिस्टर मतलब असम, सिक्किम जोड़ कर की बात हो रही है, तो असम, तो 8 कुल मिला के 8 हुए। असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात कर ले तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद से संबंधित है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद से देखें तो साउथ के सभी जो राज्य हैं सब संबंधित है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ठीक है, ये दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद से संबंधित है। पूर्वोत्तर परिषद देखिए तो इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। यह 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया। ये याद रखेंगे, पूर्वोत्तर परिषद कब अस्तित्व में आया? 8 अगस्त 1972 को, ठीक है, 8 अगस्त 1972 को यह अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। याद रखेंगे, सिक्किम बाद में जुड़ा था 1994 ईस्वी में। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में पहला संघटक राज्य का राज्यपाल, दूसरा संघटक राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, चौथा भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 2018 के पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। इसमें कुछ सूचियां दी गई है तो इसे हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से सूचियां दी गई है, नए राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ है, उसकी एक सूची है। तो हम लोग याद रखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा भी कि आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद महाराष्ट्र 1 मई, गुजरात 1 मई 1960, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960। फिर नागालैंड 1 दिसंबर 1963, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 नवंबर, माफ़ कीजिए, मेघालय 21 जनवरी 1972 और 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य जो है गठित हुए थे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को ये गठित हुए थे। इसके बाद सिक्किम 26 अप्रैल 1975, सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, मिजोरम 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का गठन हुआ था। तो याद रखेंगे, 7 सिस्टर में सबसे पहले नागालैंड है, ठीक है, 1963 में इसका गठन हुआ था। फिर उसके बाद है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, 3 और अलग हुआ। इसके बाद सिक्किम और बाद में सिक्किम तो अलग ही है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये फिर बाद में 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गठित हुआ। गोवा देखें तो 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य के रूप में गठित हुआ है। आपको तो पता होगा कि विलय पत्र के हिसाब से जो ये आपका विलय पत्र नहीं, ये सैनिक कार्रवाई की गई थी और जीता गया था गोवा 1961 में, लेकिन उस समय यह केंद्र शासित प्रदेश में था। लेकिन 30 मई 1987 को यह पूर्ण राज्य के रूप में गठित हुआ। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों 2000 ईस्वी में ये गठित हुआ था। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ठीक है। छत्तीसगढ़ सबसे पहले 1 नवंबर 2000 को गठित हुआ, फिर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को, और सबसे अंत में तेलंगाना 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है तेलंगाना का, ठीक है। तो एक यह सूची दी गई है। दूसरी सूची की बात कर ली जाए तो भारत में जो गठित क्षेत्रीय परिषद है जो हम लोगों ने देखा, कुल मिला के 6 क्षेत्रीय परिषद, इसमें पूर्वोत्तर परिषद को भी अगर सम्मिलित कर ले तो इसके जो मुख्यालय हैं उसे देख लेते हैं। जो 5 मुख्यालय हैं उसे देख लेते हैं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो चेन्नई है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राज्यों का पुनर्गठन पढ़ा। तो इसमें से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आप इस सूची जो दी गई है नए राज्यों का गठन और वर्ष, इसे ज़रूर याद कर लेंगे। मैं चाहे तो एक बार फिर से तेज़ी से इसे रिवीजन कर दे रहा हूँ। तो आंध्र प्रदेश 1953,
आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 26 अप्रैल 1975, 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। अब हम लोग भारतीय नागरिकता इसे भी देख ही लेते हैं, ठीक है। नागरिकता जो भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में है। तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखेंगे। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है, और भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। ये सभी नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं। तो इसमें क्या है, किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, इसे फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जन्म के आधार पर, ठीक है, पहला तो जन्म के आधार पर ये हो सकता है। दूसरा वंश परंपरा द्वारा ये हो सकता है, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। फिर देशीयकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त होती है, ठीक है, देशीयकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त होती है। इसके बाद पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जाती है, ठीक है, पंजीकरण द्वारा, और भूमि विस्तार द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। तो अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि जन्म के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म के आधार पर नागरिकता की बात की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात यदि 26 जनवरी 1950 को या उससे पश्चात भारत में हुआ है, ठीक है, तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद जो है राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म कब हुआ है, तो जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद हुआ हो, ठीक है, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। इसके बाद है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। याद रखेंगे कि भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला बच्चा, ठीक है, भारत का नागरिक कब माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता कोई भारत का नागरिक हो, ठीक है। नोट में देखे कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है, ठीक है। देशीकरण द्वारा नागरिकता देखें तो देशीकरण नागरिकता क्या होता है, तो भारत सरकार ने देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। पंजीकरण द्वारा देखें तो निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पहले से भारत में रह रहे हो, ठीक है। तो दूसरा है कि वे भारतीय जो अविभाज्य भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। तीसरा, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेंगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, फिर है कि राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और एक है भूमि विस्तार द्वारा। तो इसे हम लोग देखते हैं कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को भी स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये तरीके हैं, 5 तरीके हैं जिसके जरिए नागरिकता प्राप्त होती है भारत की। अब हम लोग यह भी देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 यह क्या है।
इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में जो संशोधन किए गए थे उसे देखते हैं। क्या था कि जो 86 का संशोधन, उसमें क्या कहता है कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरा है कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। जो 1955 वाला अधिनियम में क्या था, 6 महीना। ठीक है, उसको 5 वर्ष कर दिया गया है। पहले अवधि क्या थी, 6 माह थी। तीसरा है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्राप्त की जाएगी जबकि क्या हो कि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष की थी। ठीक है, तो 10 वर्ष कर दी गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। ठीक है, तो ये था। तो अभी हम लोग जानते हैं कि जो वर्तमान नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है उसमें अनेक प्रावधान ऐसे हैं जो अभी आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो सभी निरस्त हो चुके हैं। ठीक है, तो उसे भी हम लोग इस साथ में ही कवर करने वाले हैं, तो आप बने रहें। ठीक है, और अभी चूँकि लूसेंट का जो भी भाग है और हमने 1955 के प्रावधान, 1986 के प्रावधान चूँकि पढ़ना ही था इसलिए हमने यह पढ़ा। और आप इसमें देखिएगा जो वर्तमान नागरिकता संशोधन कानून है उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। खैर, अभी हम लोग भारतीय नागरिकता का अंत देखते हैं कि आखिर भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। तो भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है और ये 3 तरीके हैं कि पहला है कि नागरिकता का परित्याग करने से। ठीक है, अगर कोई आदमी परित्याग ही कर दे नागरिकता का तो वो हो जाएगा। दूसरा है कि किसी अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। अगर कोई व्यक्ति हो और उसने अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर ली तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से। अगर सरकार किसी का चाहे किसी भी कारण से तो वो छीन सकती है, तो ये तीसरा तरीका है। ठीक है, तो ये नागरिकता के अंत होने के तरीके हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, ठीक है, शक्ति जो दी गई है राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्तियां तथा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। ठीक है, तो ये था। तो अभी तक हम लोगों ने जो लूसेंट में जो दी गई बातें थी नागरिकता से संबंधित उसे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून ठीक है, हाँ, तो हम लोग देखते हैं नागरिकता संशोधन नियम जो रिसेंट का है, जो हाल का है। और 2019 में यह संशोधन नियम आया था। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित जो प्रावधान है उसे हम लोग देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था और 10 जनवरी 2020 से यह लागू हो गया था। ठीक है, इसके नियम जिन्हें नागरिकता संशोधन नियम कहा जाता है गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किए गए थे। तो आप ये हाल का ही न्यूज़ है, तो आप ज़रूर इसे याद रखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसे फिर से टाइमलाइन को समझें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यह भारत की संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ठीक है, 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ
और जो गृह मंत्रालय द्वारा इसे अधिसूचित किया गया 11 मार्च 2024 को। ठीक है, यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 के 55 में जो है वो संशोधन करता ताकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे। ठीक है, भारतीय नागरिकता उनको प्रदान की जा सकेगी। इसमें क्या है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय शामिल है। विशेष रूप से इस अधिनियम में मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं है। तो इसके अब इस नागरिकता संशोधन नियम के प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। तो पात्रता देखें तो यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो उपरोक्त धार्मिक समुदायों से हैं। और धार्मिक उपरोक्त मतलब हमने अभी कहा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ठीक है, धार्मिक इन्हीं समुदायों से है और धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भारत आए हों। ठीक है, आवेदक को 31 दिसंबर 2014 से पहले